नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जान रहे हैं और भली भांति समझ रहे हैं कि जो दिल्ली का माहौल है, और दिल्ली की जो राजनीति है, जो सियासत है, वो काफी प्रचंड रूप में इस समय में सबसे ज्यादा दिल्ली में देखी जा रही है। मैं कहूंगी दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में प्रचंड रूप से इस समय में, इस वक्त में अगर हर कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी हुई है। उनके मंत्री बने हुए हैं, उनके विधायकगण बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, जो काफी चर्चा के विषय में ये पार्टी काफी, आप देखेंगे कि कहीं भी अगर बात हो रही है किसी फ्रेंड सर्कल में या सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो आपको दिल्ली 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 और दिल्ली का मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। तो बात करते हैं कुछ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। मैं एक बात आप सभी जानते होंगे, जैसे कि कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक याचिका दायर की और उसमें उन्होंने इस तरीके की डिमांड की कोर्ट से कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार नहीं चला सकते, किसी भी कीमत पर सरकार नहीं चला सकते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि संविधान के हिसाब से भी, अगर संविधान के हिसाब से भी देखा जाए, जांचा जाए, परखा जाए और अगर समझा जाए तो संविधान के हिसाब से भी ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और बिल्कुल भी ये नहीं लिखा हुआ है अगर कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग सीएम, अगर किसी कारणवश उसको जेल होती है, कारागार होता है उसको, तो वो अपने इच्छा अनुसार ही अपने पद से, अपने मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। उनके साथ कोई कोर्ट से जबरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी प्रकार से कोई विपक्षी दल, कोई भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये संविधान में भी लिखा हुआ है। तो क्या संविधान भी बदला जाएगा? क्या संविधान भी बदलेगी भारतीय जनता पार्टी? क्यों ना इस विषय को कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए, कानून के ऊपर छोड़ दिया जाए, हमारी न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दिया जाए कि हमारी न्यायपालिका का क्या संदेश आता है अगला, इसके लिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर जब तक कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आएगी, हो सकता है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का डिसीजन शायद बदल सके। शायद वो इस विषय पर कुछ सोचे कि हाँ, जेल से सरकार मैं नहीं चला पा रहा हूँ या जेल से सरकार चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तो हो सकता है वो क्यों दिल्ली की जनता के साथ कुछ चाहेंगे कि कुछ गलत हो, या वो क्यों चाहेंगे कि दिल्ली की जनता को हर तरीके से दिल्ली सरकार का साथ ना मिले। अरविंद केजरीवाल जी जेल में है ना, लेकिन उनके बहुत से मंत्री बाहर हैं, उनके बहुत से नेता बाहर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनकी हौसला है, जो उनकी हिम्मत है अरविंद जी की। तो जब इतने सारे लोग उनके साथ हैं तो शायद वो सोचे कुछ कि दिल्ली का सीएम अब कौन बनेगा। और देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर कुछ ऐसी बनती है, कुछ ऐसा माहौल बनता है या कुछ लगता है कि अब ऐसा होगा, वैसे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब तक वो समर्थ रहेंगे, वो अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। क्योंकि बहुत से विधायकों का संदेश उनकी धर्मपत्नी श्री सुनीता केजरीवाल जी को, बहुत से विधायकों की, जब सुनीता केजरीवाल जी ने मीटिंग ली 2 दिन पहले, उन्होंने सभी विधायकों की मीटिंग ली, तो सभी विधायक ने उन्हें ये कहा कि मैम, आप अरविंद केजरीवाल जी सर जी से मुलाकात होती है आपकी, तो आप हमारे सभी विधायकों का संदेश, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का संदेश उन तक पहुंचाइएगा कि सर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दे, कि प्लीज आप उनको ये समझाइएगा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दें। और ये संदेश पहुंचा केजरीवाल जी तक। तो अब देखते हैं कि क्या केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं या क्या कोई ऐसे समय सारणी बनती है या कोई कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है कि जिसमें विवश होके शायद वो कहीं सोचें कि उन्हें इस्तीफा देना पड़े। पर जहां तक मैं समझ रही हूँ सभी विषयों को, सभी बातों को, तो इतनी आसानी से वो इस्तीफा नहीं देने वाले। वो जेल से ही सरकार चलाएंगे और बिल्कुल समर्थ हो भी सकते हैं, क्योंकि उनके मंत्रीगण
बाकी के आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनको सभी का समर्थन बखूबी मिल रहा है। तो मुझे लगता है समर्थ रहेंगे कि वो जेल से सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार चला सके। पर इतना आसान नहीं है चलाना जेल से सरकार को। देखते हैं अब आगे कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या ईडी का फैसला आता है। 15 तारीख को केजरीवाल जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखते हैं फिर क्या दलीलें पेश होती हैं, क्या केजरीवाल जी के वकील की तरफ से क्या होता है और ईडी की तरफ से क्या होता है और कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, वो उसी समय पता चलेगा 15 तारीख को। अच्छा, आज मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी जानते होंगे आज 8 तारीख है। 7 तारीख को आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास किया था जिसकी चर्चा दूर दूर तक का देश के काफी सारे राज्यों में हो रही है। सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, टेलीविजन के माध्यम से हो रही है, यूट्यूब के माध्यम से हो रही है। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास रखा और केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, दिल से आशीर्वाद दिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनको दिल से आशीर्वाद दिया गया और उनके लिए ये प्रार्थना करी कि वो जल्द से जल्द बाहर आ सकें जेल से और दिल्ली की जनता को संभालें, दिल्ली की जनता के लिए काम करें, उन बहनों के लिए काम करें जिनके लिए वो एक ऐलान करके चले गए थे कि 1000 रुपए की धनराशि प्रति माह हर महिला के अकाउंट में आएगी। इसका कोई प्रोटोकॉल भी आया है, ऐसा नहीं कि हर महिला को ही मिल जाएगा, प्रोटोकॉल के आधार पर उस महिला को ही मिलेगा, जैसा आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का प्रोटोकॉल होगा। जो जीएसटी नहीं पेड करती होगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगी, जो कोई सरकारी पेंशन का लाभ नहीं उठा रही होगी और वो दिल्ली की नागरिक होगी, तो उसी को ये 1000 रुपए की धनराशि दिल्ली सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी प्रति माह। कुछ ऐसा उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन बड़ी विडंबना है कि कुछ समय बाद ही इस तरीके से, चाहे वो ईडी के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, या चाहे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बात की जा रही है कि इन सब में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अब क्या सच्चाई है और क्या सच है, क्या झूठ है, उसका फैसला कोर्ट के साथ होगा, न्यायपालिका के साथ होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सोचने की बात है कि क्या इस आम आदमी पार्टी के ही नेता सारे करप्ट हैं? मैं कहती हूं जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने जांच हो रहे हैं, कभी सीबीआई के छापे, कभी ईडी के छापे, कभी ईडी के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लेना। क्या कभी आप लोग ये नहीं सोचते कि ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं किया जाता? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता करप्ट नहीं है? क्यों नहीं उनकी जांच होती ईडी के माध्यम से? क्यों नहीं उनकी जांच होती सीबीआई के माध्यम से? और ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया? उससे 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, उससे पहले सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया। क्या आम आदमी पार्टी ही करप्ट है? बाकी के सभी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी अदर से हों, क्या उनमें से कोई भी करप्ट नहीं है? बड़ी सोचने की बात है। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए कि ये क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है? क्या लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है? क्या भारत के संविधान को बदला जा रहा है? क्या है ये एक सिटिंग सीएम को, जिसका दोष अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है और उसको उठा के जेल में डाल दिया गया? क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है? क्या ये ईडी के माध्यम से न्याय है? क्या ये सीबीआई के माध्यम से न्याय है? क्या ये कोर्ट के माध्यम से न्याय है? बहुत सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। क्या कसूर है उस मुख्यमंत्री का कि उसने दिल्ली की जनता को पानी फ्री दिया? क्या ये कसूर है उस मुख्यमंत्री का कि उसने दिल्ली में बिजली फ्री दी? क्या ये कसूर है उस मुख्यमंत्री का कि उसने दिल्ली में शिक्षा पे, स्कूलों में, कॉलेजों में एक बहुत बेहतरीन शानदार काम किया जो आज तक की सरकार नहीं कर पाई? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो,
चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो। क्या ये कसूर है अरविंद केजरीवाल का? क्या ये कसूर है अरविंद केजरीवाल का कि उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए बसें फ्री की? क्या ये कसूर है अरविंद केजरीवाल का कि उन्हें बुजुर्गों के लिए फ्री में यात्राएं कराई, तीर्थ यात्राएं कराई? कोई हरिद्वार घूम रहा है, कोई वैष्णो देवी घूम रहा है, कोई केदारनाथ घूम रहा है। हर विधानसभा से विधायक के माध्यम से बसें उपलब्ध कराई गई और सभी बुजुर्ग को बारी बारी से एक बार में जितना होता था कैपेबल उतने लोग जाते थे। फिर 10 से 15 दिन के बाद फिर एक दूसरी बस होती थी। मुझे इस बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में उस समय में थी। ये सब मैंने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। कुछ फॉर्म मैंने अपने हाथों से भरे। जब बुजुर्ग वो महिला हो या पुरुष हो, जब वो एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। और सुनिए इसके साथ, जो बुजुर्ग माताजी, जो बुजुर्ग पिताजी, जो ज्यादा बुजुर्ग होते थे, उनके साथ दिल्ली की सरकार ने ये कहा था कि परिवार का एक सदस्य और जाएगा जो कि उनकी देखभाल करेगा उस यात्रा में, ताकि किसी के साथ कोई घटना ना हो। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तीर्थ यात्रा को सफल करें और वापस अपने घर लौटे। क्या ये कसूर है दिल्ली के मुख्यमंत्री का? क्या ये कसूर है दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि जिसका दोष साबित नहीं हुआ और उसको रात्रि के समय में ईडी ने अरेस्ट किया? क्या ईडी एक दिन का और वक्त नहीं दे सकती थी अरविंद केजरीवाल को? क्या ईडी एक रात का वक्त नहीं दे सकती थी अरविंद केजरीवाल को? ये सारी चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि मेन मकसद ये है दिल्ली से आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से क्लीन करना। और उसके बाद सत्ता में आ जाएगी बीजेपी की सरकार, जैसे कि अन्य और भी राज्यों में है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, हमारे संविधान को बदला जा रहा है? ऐसे कैसे आप किसी सिटिंग सीएम को एकदम से आप जेल में डाल देते हैं? क्या आप देश के लिए नहीं सोच सकते? क्या आप जनता के लिए नहीं सोच सकते कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दिल्ली की जनता के ऊपर? क्या जो दिल्ली की जनता, जो दिल्ली में एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ आप इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं जिसका अभी दोष साबित नहीं हुआ? ठीक इसी तरह मैं बात करती हूँ संजय सिंह की, कि जो 6 महीने से भी ज्यादा जेल में रहे हैं, जिनके ऊपर हमेशा सिर्फ 2 करोड़ का बहस हुआ कि 2 करोड़ की इन्होंने घपलेबाजी की। उस 2 करोड़ को इन्होंने डिवाइड करके आधा यहाँ दिया, आधा यहाँ दिया, आधा वहां दिया, आधा इधर खर्च किया, आधा उधर खर्च कर दिया। लेकिन क्या हुआ? क्या सबूत मिले 6 महीने में? आखिर क्यों संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी? आखिर क्यों वहां ईडी उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई? उसके बाद एक बात और सुनिए, जैसे संजय सिंह जेल से बाहर आते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक जवाब आता है कि सिर्फ बेल पर आए हैं और अगर ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा कुछ करेंगे ना तो इनको फिर जेल हो जाएगी। ये क्या सवाल है? जो आम आदमी पार्टी, अगर किसी की पार्टी इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रही है, उस पार्टी के मंत्री, उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के कार्यकर्ता जिसकी अभी बहुत बहुत नाजुक स्थिति चल रही है, और उस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता सांसद संजय सिंह, जिसे आम आदमी पार्टी का शेर कहा जाता है, को वो जेल से आए, तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि वो बोले ना, वो आवाज ना निकाले, वो अपने घर में बैठ जाए, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है? तो संजय सिंह जी का एक कल इंटरव्यू में देख रही थी, तो उसमें जो है उनसे ये कहा जा रहा था कि क्या आपको डर नहीं लगता? अभी तो आप जेल से आए हैं, अभी तो आप बेल पे आए हैं और आप इतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप सारी गणना कर रहे हैं। आपको डरना चाहिए, आपको भारतीय जनता पार्टी से डरना चाहिए, आपको ईडी से डरना चाहिए, आपको कोर्ट से डरना चाहिए, आपको मोदी से डरना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। और
बहुत मुझे खुशी हुई ये जवाब सुन के, बहुत एक सुकून सा मिला कि संजय सिंह ने ये कहा कि मुझे डर नहीं है, मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, चाहे दोबारा भी मुझे जेल जाना पड़ जाए, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के साथ और अरविंद केजरीवाल के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे इस पार्टी को छोड़ दूं। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे घर बैठ जाऊं। जिस वक्त मेरी पार्टी इस समस्या से जूझ रही है, इस हालात से जूझ रही है, अरविंद केजरीवाल जी जेल की हिरासत में है, सत्येंद्र जैन हिरासत में है, मनीष सिसोदिया हिरासत में है, तो क्या मैं इस डर से बैठ जाऊं कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। ये संजय सिंह जी ने इंटरव्यू में बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन जवाब दिया। अब देखिए, आज के बारे में आप सभी को ये न्यूज़ पता होगी कि अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव विभव कुमार और दुर्गेश पाठक जी, जो गोवा चुनाव में गोवा के प्रभारी बनाए गए, दुर्गेश पाठक जी, और अभी वो विधायक भी हैं, राजेंद्र नगर से विधायक भी हैं। पहले राघव चड्ढा जी थे, तो फिर कुछ वजह से जैसे राघव चड्ढा जी को पंजाब शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ का सांसद बने राघव चड्ढा जी, और यहाँ की सिटिंग जो है वो मिली दुर्गेश पाठक को, वो भी दोबारा चुनाव हुआ उसके बाद उनको मिली। तो आज ईडी ने दुर्गेश पाठक जी को सम्मन भेजा और दोपहर के 2 बजे का समय दिया, जिसमें वो पेश भी हुए, उनसे पूछताछ भी हुई और केजरीवाल जी के निजी सचिव से विभव कुमार से भी पूछताछ हुई। तो अब क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी का पहला शिकंजा दुर्गेश पाठक, ईडी फिर उसके बाद बुलाएंगे अतिशी जी को, उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी को, और फिर उसके बाद बुलाया जाएगा राघव चड्ढा जी को। ये काफी चर्चा का विषय एक और हो रहा है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, और कहाँ है राघव चड्ढा। पार्टी के इतने नाजुक समय में कहाँ है राघव चड्ढा, जो कि राघव चड्ढा जी ट्विटर पे, फेसबुक अकाउंट पे, सोशल मीडिया के थ्रू वो एक्टिव बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक पता चला है कि वो अभी लंदन में है अपनी आंखों की सर्जरी के लिए। हाँ, थोड़ा इस बात पे मुझे भी लग रहा है कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनको दिल्ली आना चाहिए और आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, साथ देना चाहिए। सोशल मीडिया से भले ही वो एक्टिव हैं, वो हर जानकारी पे नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब एक ऐसे समय में एक साथ ऐसा मिल जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, तो बात कुछ और हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल राघव चड्ढा जी को बिल्कुल आम आदमी पार्टी को समर्थन करना चाहिए, करेंगे। पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, सांसद हैं पंजाब के, तो जहाँ कहीं भी हो सकता है वो काफ़ी जल्दी ही आने वाले हैं। और जो भी सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि इस वक्त राघव चड्ढा कहाँ है, क्या राघव चड्ढा डर से सामने नहीं आ रहे, क्यों राघव चड्ढा इस समय में आंखों की सर्जरी के लिए लंदन गए हैं, क्या ये इंडिया में नहीं हो सकता था, क्या ये दिल्ली में नहीं हो सकता था, क्या ये पंजाब में नहीं हो, तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं राघव चड्ढा जी के लिए। तो जहाँ कहीं भी हो राघव चड्ढा, तो मुझे लगता है बहुत कम समय में ही वो पार्टी को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, दूर से भी वो बहुत जल्दी सबके सामने आएंगे, सोशल मीडिया के भी सामने आएंगे, जिससे कि सबको जवाब मिलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अदर कोई भी पार्टी हो। तो क्या, जैसा कि अतिशी जी ने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब ईडी का शिकंजा बनने वाली हूं मैं, यानी कि अतिशी, उसके बाद सौरभ भारद्वाज, उसके बाद दुर्गेश पाठक और उसके बाद राघव चड्ढा। तो इन चारों शख्सों में से दुर्गेश पाठक जी को आज ईडी का सम्मन जा चुका था और 2 बजे दुर्गेश पाठक जी और केजरीवाल जी के निजी सचिव विभव कुमार जी, ये दोनों आज ईडी के पास पेश हुए हैं। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बने रहिए। और मैं दिल्ली से हूँ और ये दिल्ली का विषय है, इसलिए मेरे चैनल पे आपको आम आदमी पार्टी की वीडियो मिल रही है और शायद आगे भी मिलती रहे कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर हम अपने चैनल पे अपने हिसाब से अपडेट हमारी सेम वही आ जाएगी। तो आप देखिए मेरी वीडियो को, और फिर हो सके इसके बाद मेरी एक वीडियो और आएगी। और जैसा आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास किया, जिसके देश भर में चर्चा है, और
उस पर काफ़ी दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी भी थी और सभी विधानसभा के सभी विधायकगण थे, गोपाल राय, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, अतिशी, दुर्गेश पाठक, कुलदीप, बाकी सभी नेता, सभी विधायकगण और कार्यकर्ता। और मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने चैनल से एक संदेश देना चाहूंगी। कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, देखिए आपका कार्यकर्ता आपकी हिम्मत है। आप किसी भी पार्टी से हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, लेकिन अगर किसी भी पार्टी की कोई भी ताकत होती है ना, तो वो कोई नेता नहीं होता, वो कोई विधायक नहीं होता, वो कोई मंत्री नहीं होता। अगर वो कोई होता है तो वो एक आम इंसान होता है और वो होता है आपका कार्यकर्ता। चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, अगर किसी के पास कार्यकर्ता मजबूती से नहीं है तो वो पार्टी का भविष्य काफी कम निर्धारित होता है। इसलिए मैं सभी पार्टी, जो जिस भी पार्टी से आप लोग बिलोंग करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते होंगे, तो अपने कार्यकर्ता को अपने सर आंखों पर बिठा के रखिए, क्योंकि आपका कार्यकर्ता ही आपका आज है और आपका कल बनेगा तो वो आपका कार्यकर्ता ही बनेगा। देखिए कि जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस टाइम आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो वो पावर, अगर आम आदमी पार्टी के पास आज पावर है तो उसके कार्यकर्ता की वजह से है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है, मैं कहूंगी कि आज मैं बोलूंगी कि भाजपा के कार्यकर्ता, जो मैंने कानों से सुना और जो मैंने आंखों से देखा ना, वो कार्यकर्ता होते हैं 500 रुपए वाले और 1000 रुपए वाले। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, आम आदमी पार्टी किसी को भी 1 रुपए नहीं देती, किसी को भी 500 रुपए नहीं देती, किसी को भी 1000 रुपए नहीं देती। आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ देना हो तो दिल से दीजिएगा। धन के लालच में, कमीशन के लालच में कभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप नहीं बन पाएंगे। कहीं भी रैली होती है, कुछ भी होता है, जब मेरा समय था, जब मैं राजनीति में थी, जब मैं आम आदमी पार्टी के साथ थी और जिस एरिया से मैंने एक छोटा सा चुनाव लड़ा था, तो हमारे मोहल्ले के लोग कहते थे कि गनीता जी हम हैं तो आपके साथ, लेकिन हम फ्रंट पे नहीं आ सकते। तो मैं बोलती थी ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ भी हैं और आप फ्रंट पे मेरे साथ नहीं आ सकते, ऐसा क्यों? बोले हमें ना डर है बीजेपी वालों से, हमें डर है भारतीय जनता पार्टी वालों से। मैंने कहा क्यों, गुंडागर्दी है क्या भाई? तो हाँ, यहाँ बहुत गुंडागर्दी है। आप तो जानते हैं, आप राजनीति में, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वहाँ इतना डराया जाता था, लोगों को इतना धमकाया जाता था कि कोई मुझसे फोन पे तो बात कर रहा है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आप सामने आइए, आप सामने मुझे समर्थन दीजिए, तो वो इंसान डरता था। भारतीय जनता पार्टी का इतना खौफ है लोगों के बीच में, इतना खौफ है लोगों के बीच में। ये मैं आपको सच्ची घटना और सच्ची बात बता रही हूँ कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम फ्रंट पे नहीं आ सकते आपके पास। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा नाम हाईलाइट मत करिएगा। तो आप ये देखिए और समझिए कि कितना डर है भारतीय जनता पार्टी का। और जो मैंने रही बात पैसों की कही ना, वो बिल्कुल 100% सच कहा मैंने। इस तरीके से वोट बैंक बिकता है, इस तरीके से लोग बिकते हैं। और मैं कहूंगी कि लोगों का भी कसूर नहीं, मैं मानती। मैं क्यों नहीं मानती लोगों का कसूर? क्योंकि जो कुछ गरीब लोग होते हैं ना, उनके लिए 500 रुपये, उनके लिए 1000 रुपये की कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर किसी गरीब इंसान को 500 रुपये की धनराशि की सहायता मिल रही है, किसी गरीब इंसान को 1000 रुपये की धनराशि मिल रही है ना, तो वो वोट वहां दे देगा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके एक वोट से वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। उसके लिए वो मान्यता नहीं रखती। उसको एक गरीब इंसान को 500 रुपये मिल गया, 1000 रुपये मिल गया। आपको पता है इलेक्शनों में शराब भी खुलेआम बिकती है। और आज ये सारा बवाल जो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, सिर्फ शराब की वजह से हो रहा है। शराब का मुद्दा बना दिया गया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरे पूरी तरीके से साबित तो करो शराब घोटाला। तो कुछ इस तरीके से ये राजनीति होती है। मैं यही कहना चाहूंगी इस पे कि राजनीति करिए। आप किसी भी पार्टी के नेता हैं, किसी कहीं के भी समर्थक हैं, लेकिन इसमें आप आम जनता का कोई कसूर नहीं है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, फिर राजनीति करिए और राजनीति में आगे बढ़िए, लेकिन आम जनता का नुकसान मत करिए। जैसे कि दिल्ली के सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी,
अगर एक मुख्यमंत्री जेल में रहेगा तो क्या वो खुले हाथों से काम कर पाएगा? क्या वो एक खुले दिमाग से काम कर पाएगा? जो वो काम कर रहा था, क्या जो उसकी मानसिक स्थिति होगी, एक आम इंसान की भी हम बात करते हैं तो मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। कारागार एक ऐसी जगह है, वो एक मुख्यमंत्री हैं, एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई भी दोष साबित नहीं हो पाया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया। क्या वो जेल से सरकार तो चलाएंगे? क्या वो कार्य कर पाएंगे जो वो सिटिंग सीएम से कर रहे थे बाहर से? क्या वो उस जेल से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ता ही बिगड़ता है इंसान का। चाहे वो उसके पास कितनी बड़ी पावर हो, चाहे वो कितना बड़ा इंसान हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, इस विषय का इन बातों का सीधा एक माइंड पे जोर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं आगे होता क्या है, क्या साबित होता है, दोष क्या नहीं होता है, दोष कौन है दोषी और कौन है बेकसूर, वो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, देखते हैं किसकी सरकार आती है। जिसकी सरकार आनी है उसकी सरकार आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर कोई बेकसूर है तो वो बाइज्जत जेल से बरी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो आम इंसान हो, किसी बेकसूर को ऐसे कोई जेल में ना रखे। थोड़ा इमोशनल हो जाता है इंसान, क्योंकि स्थिति और ये परिस्थितियाँ ऐसी होती है, लेकिन कभी परिस्थितियाँ बदलती भी हैं, कभी स्थिति भी बदल जाती है, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। चलिए आम आदमी पार्टी के मैं सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर बोलना चाहूँगी। जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और दिल से पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दिल से वो अपने विधानसभा के विधायकों के साथ हैं, मंत्रियों के साथ हैं, नेताओं के साथ हैं। तो बिल्कुल जैसा आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से बनी रहिए। अगर आप आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ बने रहिए। अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहिए। ये आपकी इच्छा है, किसी के इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं हो सकता। जिसकी इच्छा है उसका कार्य उसी के अनुसार होगा। तो जैसा आपकी इच्छा है, आप चाहे तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए, आप चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, और आप चाहें तो कांग्रेस को सपोर्ट करिए। मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूँ और अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो लेके आई हूँ कि अब देखिए, अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं या घटने वाली हैं। जैसे कि आज आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन भी चलाया, अपना उन्होंने नारा भी दिया, और शायद बीजेपी ने भी अपना आज कैंपेन चलाया, उन्होंने भी अपना नारा दिया, क्योंकि अब चुनाव का समय नज़दीक है तो सब अपना अपना चुनाव तो करेंगे ही, चाहे किसी का मुख्यमंत्री जेल में क्यों ना हो, लेकिन उसके विधायक, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता उसके लिए जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, जो बेकसूर है तो वो जल्द ही जल्द बाइज्जत बरी हो जाए। बाकी सच क्या है और झूठ क्या है वो कोर्ट फैसला करेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ही कहूँगी कि जनता समझे, इस बार अंधभक्त ना बने, सोच समझकर अपना एक एक वोट बहुत कीमती है, वोट दे और सोच समझ कर दे। चाहे भारतीय जनता पार्टी को दे, चाहे आम आदमी पार्टी को दे, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। चलिए धन्यवाद, वीडियो बहुत लंबी बन गई है, शुक्रिया, थैंक यू। मैंने बहुत बहुत कीमती समय आपको लिया, और अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। मैं ये नहीं कहती कि जो आम आदमी पार्टी के हैं वही कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं और मेरे से कोई त्रुटि हुई हो मेरी वीडियो में, या मैंने कुछ गलत वर्ड्स बोल दिए हों, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। जिसको जो पसंद है वो उसी के साथ जाएगा। बेशक मैं पहले आम आदमी पार्टी में थी, अब मैं सक्रिय नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके दिल में है कोई बात तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।